शादी पूरी ज़िंदगी का सवाल है पापा। एक छोटी सी टीस जो दिल से निकली और बाप तक नहीं पहुंची। मैं पहले कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल सबके सामने रखना चाहती हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आपके घर में भी आपके पापा मेरे पापा की तरह पापा कम और किसी भाई, ताऊ, चाचा या बुआ के भाई ज़्यादा हैं? भतीजे भतीजियों के चाचा फूफा ज़्यादा हैं? क्या आपके पापा भी घर की जिम्मेदारियों से ज़्यादा अपने बड़े भाई के बच्चों की जिम्मेदारियां ज़्यादा उठा रहे हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। ज़रा सोचिए कितना गंभीर है। आज के छोटे बच्चे जो फ़ोन में अपनी पूरी ज़िंदगी बसा चुके हैं, वो आज से 20-22 साल बाद किसी के पापा बनेंगे। और वहीं हमारे पापाओं का हाल था जब उनकी ज़िंदगी सीमित थी। अपने बड़े भाई बहन, माँ बाप जितना सिखाया, जितना उस घर की परंपरा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। छोटी उम्र में भाइयों के कहने पे, माँ बाप के कहने पे आपके पापा की शादी कर दी गई। ले आए गांव से एक अच्छी सीधी सादी कामकाजी औरत, ठीक है। पूरा परिवार मिल करके आपके परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि घर में लाई हुई पत्नी आपके पापा की मम्मी समझदार है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझदार है। पर दिल पे हाथ रख के बोलिए कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन बच्चों को और पत्नी को, उनकी सोच को, उनके विचारों को, उनके सही कदम को कुचल दिया जाता है सिर्फ पापाओं द्वारा, ये कह करके कि बड़े भाई को, बुआ को, इनको उनको बुरा लग जाएगा। और ज़िंदगी भर आपकी माँ दबाई जाती हैं। जिस घर की माएँ दबी हुई होती है ना, उस घर की लड़कियां भी ससुराल में दबती हैं। 50-60 साल की उम्र हो गई आपके पापा की, बाल सूख चुके हैं, मॉडर्न ज़माने में भी नोकिया का फ़ोन लेके चल रहे हैं, पर आज भी आपके पापा वो आदमी कितना रिश्तों में और कितना समाज में बंधा हुआ है या बड़े भाई और बुआ द्वारा बांधा गया है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज जिन आंटी की मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उनके पापा की नौकरी उनके घर से 2.5 घंटा 3 घंटा दूर थी। अगर बस मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो 4 घंटे। लेकिन हमारा घर कहाँ होना चाहिए, उसका डिसीज़न भी बड़े ताऊ ताई और बुआ फूफा ये लोग मिल के लेते थे। पापा को मंजूर था सुबह 4 बजे उठ करके बस पकड़ने के लिए भागने का। उसमें मम्मी भी परेशान होती थी और रात आते आते हम बच्चे सो जाते थे। पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जहाँ उनकी नौकरी है, जहाँ उनका काम है, ऑफिस है, उसके पास ही घर ले लिया जाए। खुद जिंदगी भर पापा बंधे रहे। हमारे घर में आने वाली हर एक चीज़ पे नज़र होती थी। क्या आएगा, क्या जाएगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा, वो फैसला लेने का अधिकार पूरी उम्र निकल गई, लेकिन माँ के पास वो अधिकार नहीं आया। क्यों? क्योंकि पापा हमारे दबे हुए थे। आज हम फ़ोन चलाने वाले लड़कों पे हम कई दोष दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फ़ोन चला रहे। आपके पापाओं ने क्या PhD करी? घर के बच्चों द्वारा अगर कभी ये बात अपने पापाओं की तरफ उठाई जाती है, क्योंकि अति हो जाती है। आपके अपने घर में चाचा ताऊ के बिगड़े हुए बच्चे, जिनके बारे में हमें पता होता है, माइंडेड, हमें पता होता है हमारी ताई की लड़की या फूफा का लड़का क्या कर रहा है, हमें पता होता है। लेकिन फिर भी अगर कभी ये सवाल अगर हम अपने पापाओं से पूछ लेते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है कि वो आदमी मेहनत करके लेकर के आ रहा है, तुम्हारा घर पाल रहा है और तुम उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। कैसा सुलूक कर रहे हैं हम? अगर सवाल पूछते पूछते बहस बढ़ जाती है तो वो गुस्सा माँ की तरफ निकलता था कि देख, तू घर पे रह के यही कर रही है, तू अपने बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। अरे पापा, बच्चों को हम बच्चों को सब दिखता है, हम सब देख रहे हैं, हमें सब नज़र आ रहा है, हमें किसी को हमें भड़काने की ज़रूरत नहीं है। माँ की तरफ देखो तो समझौता सा लगता है। ऐसा लगता है कि अब वो उसने बिल्कुल गिव अप कर दिया है, वो कुछ सुनने समझने की उसने शक्ति बिल्कुल बंद कर दी है। अब तो कुछ होता है तो वो डायरेक्ट पापा से नहीं, सीधा ताई जी से या बुआ जी से पूछती। अपने ही परिवार में रहते रहते अब ऐसा लगने लगा था जैसे पूरे घर की इज्जत की जिम्मेदारी मैंने और मेरे छोटे भाई ने ले रखी थी। नंबर कम आने पर, अपनी पसंद का कॉलेज मांगने पर, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में भी अगर हम दाखिला लेने की बात करते थे तो घर में एक बड़ा मुद्दा बन जाता था। मतलब ऐसा था कि सिर्फ मेरे माँ बाप, स्पेशली पापा, दूर रहने वाले ताऊ और बुआ के हाथ के पपेट थे।
चलिए, इस कहानी के इस हिस्से तक आपको समझ तो आ गया कि एक ऐसे पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनकी मानसिकता क्या उनकी खुद की होती है, उनकी मर्ज़ी उनकी खुद की होती है, लड़का देखना उनका खुद का समझदारी से होता है, या इसमें भी बुआ और ताऊ या बुआ फूफा इन सब की कॉन्स्पिरेसी होती है? हाँ, होती है। हुआ यूँ कि पूरी ज़िंदगी हम अपने चाचा ताऊ बुआ फूफा इनके बच्चों के एग्जाम्पल सुन सुन के बड़े हुए, पर दिल से ना मुझे ना मेरे छोटे भाई को वो लोग पसंद थे, क्योंकि हम उनकी सच्चाई जानते थे पर कुछ कहते नहीं थे। आंटी की बड़ी बहन की शादी, ताऊ की लड़की की शादी जो उससे 2 साल बड़ी थी, फिक्स हुई थी कुछ साल पहले। लड़का देखने आया, लड़के वाले दीदी को देखने आए। हमारे घर में ना छोटी छोटी चीज़ें ये फंक्शन बन जाती थी। लड़के वाला देखने आया है ताऊ जी के घर में और पूरा परिवार वहाँ जा कर के इकट्ठा हो गया और पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच गया। मैं भी वहाँ गई थी, मुझसे 2 साल बड़ी थी। अब देखनी दिखानी मिलने मिलाने का सिस्टम हो गया। बड़ी दीदी चाय लेकर के लड़के के पास पहुंची, ड्राइंग रूम में पहुंची, साथ में उसको कंपनी करने के लिए मैं भी वहां चली गई। पर वहां कुछ ऐसा होना था जिसने मेरी ज़िंदगी और किस्मत पूरी तरीके से पलट दी। लड़के वाले चाय वाय पी के दीदी से बात करके चले गए, पर शाम को फ़ोन आया। शाम को लड़के वालों की तरफ से जो मीडिएटर पंडित जी आए थे उनका फ़ोन आता है और वो फ़ोन करके ताऊ जी को बोलते हैं कि हमें आपके छोटे भाई की बेटी यानी कि जिस आंटी की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उनको वो पसंद आई, जो कि उनसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज कर रही थी। ये बात इतना बड़ा बवाल मच जाएगी इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इस बात ने ताई जी और बड़ी बहन और ताऊ जी के दिमाग में एक जहर बो दिया था, खासकर कि ताई जी के दिमाग में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई मेरी बेटी को पसंद करके नहीं गए, उसको पसंद करके गए, उसमें ऐसी क्या खास बात थी। पर उन्हें मैं क्यों पसंद आई मैं नहीं जानती। शाम को हमारे पूरे परिवार को ताऊ जी ने अपने घर बुला लिया और एक फ़ोन कॉल पे पापा भाग के भी चले गए। घर की उस मीटिंग में ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पापा को और मुझे अपमान करने के लिए बुलाया जा रहा है। वहाँ मेरे कपड़ों पे बात उठने लगी, मेरे मेकअप में, मेरे हेयर कट पे बात उठने लग गई कि मैं बहुत स्टाइल में रहती हूँ, ऐसी है वैसा है। सीधी सीधी बात कोई नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जब बात पूछी गई कि हुआ क्या है, तब पता चला कि लड़के वालों को मैं पसंद आई, मेरी बड़ी बहन पसंद नहीं आई। अब इसमें मेरी क्या गलती? उस दिन के बाद से जैसे कि परिवार का एक मिशन बन गया था कि मेरी बड़ी बहनों से पहले मेरी शादी करवा देनी चाहिए। मैं अपने ही परिवार के कॉन्स्पिरेसी का इतना बड़ा एक निवाला बन गई थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी झुलसा दी। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा बुरा लगने वाली बात ये थी कि मेरे ताऊ जी भी तो एक पिता थे। अपनी बेटी के थोड़े से बुरे लगने पर उन्होंने पूरा घर हिला दिया। वही मेरे पापा, जिन्हें हमारे आंसू, हमारी तड़प दिखते हुए भी नहीं दिखती थी, उनको यहाँ पे भी ये बात समझ नहीं आई कि मेरा बड़ा भाई एक छोटी सी चीज़ पे जिसमें मेरी बेटी की गलती भी नहीं है, वो मेरी बेटी का भविष्य डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। ताऊ जी ने वहाँ बैठे बैठे पापा को फरमान दे दिया कि अब सबसे पहले तेरी बेटी की ही शादी होगी, उसके बाद इस घर की कोई भी लड़की विदा होगी। मेरा कॉलेज बाकी था, मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, ना मानसिक तौर पे ना शारीरिक तौर पे। लेकिन मेरे पापा ने चू तक नहीं करी। मम्मी पापा की तरफ देखती रह गई और आंखों आंखों में सिर्फ ना कहती रह गई, क्योंकि उनकी ज़बान शुरू से खुली नहीं थी। लेकिन पापा ने भी देख के अनदेखा कर दिया और हाथ जोड़ करके गर्दन हिला करके जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब बोल के घर वापस आ गए। मैंने और मेरे भाई ने उस दिन अपना आपा खो दिया और हमारी पापा के साथ घमासान लड़ाई हो गई। घर तक तो हमारे घर में राशन पानी क्या आएगा क्या नहीं आएगा वहाँ तक ठीक था। अब वो लोग क्या हमारी ज़िंदगी का भी फैसला करेंगे? लेकिन ये शायद मेरी शायद दूसरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि सही समझने की जगह मेरे पापा को ये दिखाई दिया कि हाँ, वो मेरी बेटी के बारे में सही बोल रहे थे, मेरी बेटी बिगड़ चुकी है। क्योंकि मेरे पापा को मेरी हक की लड़ाई मेरे से बहस लग रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि बड़ों के फैसलों में मैं बीच में बोल रही हूँ और मेरे कारण उनकी अपने भाइयों के बीच में नाक कट जाएगी। उस वक्त भी मेरे पापा समझने को तैयार नहीं थे।
आप यकीन नहीं मानेंगे, एक हफ्ते बाद ही मेरी ताई जी के द्वारा सजेस्ट किया हुआ एक परिवार मुझे देखने घर चला भी आया। मैं कॉलेज गई थी, मुझे नहीं पता था कि घर में लड़के वाले मुझे देखने आए हैं। मुझे कॉलेज से घर बुला लिया गया। मैं भागे भागे घर आई, मुझे लगा शायद किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। देखा तो लड़के वाले घर पे बैठे हुए थे। लड़का मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, पर वो ही एक पहला और आखिरी रिश्ता मेरे लिए फ़िक्स कर दिया गया था। मेरी इनोसेंट आंखें उस कमरे में बैठे मेरे अपनों को घूर घूर के देख रही थी, लेकिन किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा, मैंने बाप की तरफ देखा, मैंने भाई की तरफ देखा। मुझे अपना ही परिवार इतना बेबस दिख रहा था कि मुझे घुटन हो रही थी, और मैंने गुस्से में शादी के रिश्ते को हाँ बोल दी, बिना लड़के की तरफ देखे। रिश्ता पक्का होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही शादी की बात मन में ठान चुके थे ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, सब लोग मिल कर के कि 6 महीने में ही इसकी शादी करनी है, क्योंकि उनके बाद उन्हें अपनी बेटियों की भी शादी करनी थी। उन 6 महीनों में मेरे अपने ही घर वाले ही धोखेबाज नहीं निकले। जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ, उस लड़के की अजीबोगरीब डिमांड, उस लड़के की आदतें मुझे और मार रही थी। वो लड़का अपना काम धंधा छोड़ करके घंटों घंटों मुझे फ़ोन पे एंगेज रखता था। उस लड़के का ये सवाल मेरे पास बार बार आता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के जल्दी पीछे क्यों पड़े हैं, तुमने ऐसा क्या किया है। मैं उस लड़के को बोलती भी थी कि अगर आपको डाउट है तो आप पता कर लो और आप शादी भी तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे ताऊ जैसे, बुआ जैसे लोग दिमाग के ना, वो दोनों अकेले नहीं हैं, दुनिया में कई फैले हुए हैं। उस आदमी ने मेरी जल्दी शादी को मेरे कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया था। मैं कह नहीं पा रही थी, लेकिन 6 महीने की शादी होने वाली थी और मेरे से अजीबोगरीब डिमांड भी शुरू हो चुकी थी। वो फ़ोन पे मुझे उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए कहता था, मिलने के लिए कहता था। वो मुझसे दहेज, अपने पापा से ये बोलो, अपने पापा से वो बोलो, वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाता था। लेकिन उस वक्त मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इतना गुस्सा था मेरे अंदर कि गलत भी मुझे गलत नहीं दिख रहा था। मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मेरी ज़िंदगी में या तो कुआं है या खाई है, और दोनों में से अगर मुझे कुछ चुनना है तो मैं कुएं को चुन लूँगी। वो लड़का मुझे जैसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गया था। अजीबोगरीब हरकतें थी, रात रात में फ़ोन करना, मेरे एंगेज्ड फ़ोन में अगर वेटिंग कॉल आता था तो उसमें 50 तरीके के सवाल करना। मैं चाहकर भी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुनने वाले मेरे पापा नहीं हैं। मैं जानते हुए, उन 6 महीनों में उस लड़के को जानते हुए भी मैं शादी के लिए ना नहीं कर पाई। दोस्तों, मैं शादी के लिए ना नहीं कर पाई। मैं थक चुकी थी, मैं चिढ़ चुकी थी, क्योंकि शादी टूटती तो भी मुझे उसी घर में रहना था जहाँ मेरे पापा हमारी सुनने को तैयार ही नहीं थे। अपने होने वाले पति की आंखों और हरकतों में मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक निवाला बन के दिखाई देती थी। मेरे कंधे पे बंदूक रख के अपने पापा से, अच्छा ये नहीं बोलोगे देने के लिए, मेरे दोस्तों को तो ये मिला था, मेरे बड़े भाई को तो वो मिला था, अगर तुम शादी के बाद ये लेकर के नहीं आई, वो लेकर के नहीं आई, तो सोच लो तुम्हारी और मेरी ही समाज में बदनामी होगी। वो इतना लीचड़ था, मैं बता नहीं सकती थी, पर मेरी शादी उसी के साथ ही हुई। 6 महीने बाद मेरी शादी करवा दी गई। मेरे पति में ना 2 ही गुण थे, एक दहेज का लालची, दिखावटी तोता, और हवस का पुजारी। सॉरी, मैंने 3 बता दी क्या? उन 6 महीनों में दोस्तों, वाकई में जब आप दुखी होते हो ना, तो आप देखोगे आपका चेहरे का रंग उड़ जाता है, आपकी आंखें बता रही होती हैं, आपका रवैया बदल जाता है, आपकी मायूसी आपके चेहरे, आपके व्यक्तित्व में दिखती है, जो आपके मम्मी पापा को सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं पकड़ रहा था या पकड़ना चाहता नहीं था। क्या वाकई में मेरी शादी मेरे घर की समस्याओं का समाधान था? नहीं था, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना बड़प्पन, हमारे घर में उनकी कितनी पकड़ है, सिर्फ उसका घमंड दिखाने के लिए मेरी शादी करवा दी गई।
आप लोगों को क्या लगता है मेरी शादी के बाद मेरी ताऊ की बेटी के लिए शादी के लिए लड़कों की रिश्तों की लाइन लग गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कमी उनकी अपनी खुद की लड़की में थी। बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं, स्वभाव की अच्छी नहीं, चिड़चिड़ापन तो जैसे उसको उसके माँ बाप से धरोहर में मिला था। कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करके गया। मेरी शादी के 6 साल तक मेरी ताऊ की लड़की की शादी नहीं हुई क्योंकि उसमें पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं था। ताऊ जी पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को किसी ने पसंद नहीं करा और मेरी बलि खामखाम ही चढ़ गई। कई सालों बाद उन्हें एक विधवा आदमी मिला जिसकी एक छोटी बच्ची थी, जिससे मेरी ताऊ की लड़की की शादी फिक्स हुई क्योंकि लड़का मिल नहीं रहा था। जब तक मेरे परिवार वालों को ये बात समझ में आती कि मेरे कारण मेरी ताऊ की लड़की की शादी नहीं टूटी थी, उसमें खुद ही क्वालिटी नहीं थी जो लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही थी, तब तक वो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना चुके थे, स्वाहा कर चुके थे। जैसा मैंने अपनी कहानी की शुरुआत में कहा कि जिस घर के मम्मी पापा दबे हुए होते हैं, जिनको अपनी आवाज़ उठाने भी नहीं आती, उन घर की लड़कियां भी अपने ससुराल में जाके दबती हैं। तो अब आप आगे की कहानी का अनुमान लगा ही लीजिए। मेरी शादी जिस लड़के से ज़बरदस्ती फ़िक्स करवा दी गई थी, उसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही होगी। पर चलिए, कोई बात नहीं। मेरी शिकायत किसी और से नहीं, बाहर वाले से नहीं, मेरी शिकायत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने पापा से थी। आप लोग मेरी कहानियों को बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी कहानियों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। यकीन मानिए, ये सच्ची कहानियाँ हैं जो आपके घर की बहन, माँ, दादी, बुआ, फूफा, आंटी, जो भी मान लीजिए आप, ये उन्हीं की कहानियाँ हैं, जो दबी हुई कहानियाँ हैं, जो ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलती। अपनी कहानियों के ज़रिए मैं इन कहानियों को आप तक पहुंचा रही हूं। मेरी सुनने की क्षमता आज कहानी बन के आप सब लोगों के सामने आ रही है। लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए और एक हाउसवाइफ को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दीजिए।